हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस 1 का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन आपको पता है दोस्तों कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। ओके दोस्तों, तो चैप्टर जो है मेटलर्जी एंड बेसिकली हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर में। आपने देखा होगा कि क्या होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इसके प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस किया था मेटलर्जी के अंदर। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंटली हमने देखा था कि क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स देखा था ऑक्सीजन के साथ एंड बाकी जो चीज़ें थे उसके साथ भी हमने आपको बताया था। तो आज दोस्तों उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा सेकेंड लेक्चर है, और जिसमें हमें सबसे पहले आज के दिन पढ़ना है वो है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। यानी कि जो मेटल्स होते हैं ना, इनका रिएक्शंस जिनके भी साथ होता है दोस्तों, उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट करना, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। यानी कि इन शॉर्ट डेफिनेशन वाइज अगर मैं बोलूं कि द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यानी कि जो भी मेटल्स होते हैं वो किसके साथ कितना रिएक्ट करते हैं, यानी कि उनका जो पावर है रिएक्शन करने का या फिर रिएक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, उसका कैसे कितना फास्ट रिएक्शन वो किसके साथ कर पाते हैं, तो उसका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ने के क्रमांक में या फिर घटने के क्रमांक में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अगर हम अरेंजमेंट कर देते हैं तो वो चीज़ को कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। और ये जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, जितने भी मेटल्स की, वो सेम नहीं होती है, हर एक के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। और ये जो रिएजेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, जिनके साथ भी मेटल्स रिएक्ट करेगा उसको रिएजेंट्स बोलेंगे। जैसे कि मेटल्स कभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कभी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हो सकता है कभी वो एसिड के साथ रिएक्ट हो। तो ये जो होता है इट इज़ नॉट यूजफुल। ये जो रिएजेंट्स होते हैं ये जरूरी नहीं है कि इनका यूज हो, इट आर नॉट यूजफुल टू डिटरमाइन द रिलेटिव रिएक्टिविटीज। यानी कि इनसे फर्क नहीं पड़ता है कि इनका रिलेटिव रिएक्टिविटीज कितना रहेगा मेटल्स का, बट जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो इनके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ये रिएक्टिविटी सीरीज नहीं बनेगा। ओके, एंड हमने एक चीज़ और देखा है दोस्तों, वी हैव सीन दैट कि आयरन जो होता है ना वो डिस्प्लेस कर लेता है कॉपर को कॉपर सल्फेट में से, एंड जिसका मतलब ये होता है कि जो मेटालिक आयरन होता है ना ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है मेटालिक कॉपर से। यानी कि इससे क्या पता चला कि आयरन जो है, जो लोखंड होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया ना कॉपर सल्फेट में से। इसका मतलब आयरन का रिएक्टिविटी क्या है, कॉपर से ज़्यादा है। तो हम लोग को अगर सीरीज बताना रहेगा, यानी कि अगर एक सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा क्या लिखेंगे हम लोग, आयरन का लिखेंगे, उसके बाद कहीं पर लिखेंगे कॉपर का, फिर उसके बाद जो भी मेटल्स आएगा उसके बाद हम लोग ऐसे करेंगे। यानी कि सबसे आगे कौन है, आयरन है, यानी कि आयरन का रिएक्टिविटी ज़्यादा हुआ। तो इस प्रकार जो अरेंजमेंट होता है इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं। तो सीरीज का मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन लिखना, एक के बाद एक लिखना। तो वही हम लोग लिखते हैं, जो भी मेटल्स एक के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो कितना जल्दी रिएक्ट करते हैं या फिर कितना लेट रिएक्ट करते हैं, उसका रिएक्टिविटी पावर कितना है, उसका एक सीरीज बना देंगे हम लोग इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसी चीज को बस हम लोग नाम दे देंगे रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, और ये जो मेटल्स होता है इसकी अगर हम बात करें, इट आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं मेनली। तो एक होता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि ऐसे मेटल जो बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करते हैं। दूसरे होते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव, जो बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे वो वाले मेटल्स होते हैं यहाँ पे। ओके, एंड आप थर्ड वन देखोगे यहाँ पे, तो तीसरा जो कैटेगरी जिसमें डिवाइड किया गया है वो है लेस रिएक्टिव मेटल्स। यानी कि कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो जल्दी रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ। तो अभी आपके लिए मैंने एक चार्ट यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये चार्ट देख के हमें एक आइडिया मिलेगा कि कौन सा मेटल किसके साथ जल्दी रिएक्ट करता है। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मैंने साइड में लिख के रखा हुआ है, दैट इज 4 आपको मेटल्स के नाम यहाँ पे देखने मिलेंगे, दैट इज पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड कैल्शियम। और यहाँ पे उसके जो जितने भी रिएक्शंस जिसके साथ हो सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे कि आप देखोगे रिएक्ट विथ वाटर, यानी कि ये जो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम जो है ये वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो। यानी कि इसका रिएक्टिविटी कितना कम है। फिर आप देखोगे ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन एंड लीड, इसका आप देखोगे तो इसका रिएक्टिविटी थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू। फिर आप देखोगे ये कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर है, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। एंड गोल्ड में आप देखोगे यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा हायर है और ये बहुत ज्यादा लोअर है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूं यहाँ पे कि अगर ये सिर्फ 4 आप देखो, ठीक है ना, ये देखो समझने वाली बात है। यहां से मैं क्या करता हूं, इसको यहां पे ब्लॉक कर देता हूं। यानी कि आप सिर्फ इतना फोकस करो, ये वाला पार्ट जो है इतना फोकस करो जो मैंने सर्कल किया है। तो यहां पे आप देखोगे कि टॉप पे पोटेशियम है, यानी कि टॉप पे पोटेशियम है, और ये जो ऊपर का एरो है ये हाई का रिप्रेजेंट करता है और नीचे का जो एरो है वो लो का रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, ये वाला ये हायर है, ये लोअर है। यानी कि ऊपर जो जा रहा है वो हायर होगा, नीचे जो है वो लोअर है। यानी कि जो ऊपर के जो मेटल्स के नाम लिखे हुए, जैसे कि पोटेशियम, उसका सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। फिर उसके बाद सोडियम का उससे कम, फिर लिथियम का उससे कम एंड कैल्शियम का सबसे कम, जब भी वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये पहला वाला कंसेप्ट समझ में आया। फिर दूसरा वाला आप जब नोटिस करोगे तो इसमें भी सबसे ज्यादा क्या है कि
जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम उससे कम, लिथियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह से। फिर कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर का भी सबसे ज़्यादा आप देखोगे इस तरह से पोटेशियम और सिल्वर तक आते आते ऑक्सीजन का। एंड लास्ट में गोल्ड का देखोगे तो गोल्ड का यहाँ पे हायर है और ये सबसे लोअर, यानी कि जो गोल्ड होता है वो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा दोस्तों कि सोना किसी के साथ मिलावट होता है क्या, नहीं होता, यानी कि वो प्योर फॉर्म में ही होता है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की गोल्ड ऑक्साइड नहीं बनाएगा। जैसे कि आपका आयरन जो होता है वो रिएक्ट करके बना लेता है और जंग बना देता है, ठीक है, रस्टिंग होता है ना आयरन में, जंग लग जाती है, तो वैसा गोल्ड में नहीं होता, क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी जो पावर है काफी लो है, जैसे कि आपको ये डायग्राम से समझ में भी आएगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्शन कैसे होते हैं, किस प्रकार कैसे हम लोग सीरीज को बना सकते हैं रिएक्टिविटी की, ये आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने याद होगा कि इसके पहले का जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के केस का देखा था कि किस प्रकार मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्शन करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स का बताना है आपको। तो नॉन मेटल सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज आयंस को एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है ना, किसको बोलते हैं? नॉन मेटल्स को, ये चीज याद रखना। तो इसमें भी बहुत सारे टाइप के रिएक्शन से आप देखोगे। सबसे पहला नॉन मेटल्स का रिएक्शन आप देखोगे वो है पहला, दैट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, यानी कि नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो जनरली नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं ताकि उसका क्या बना सके, एसिडिक ऑक्साइड बना सके। जैसे कि आप देखो कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। और CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एसिड का। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक कंपोनेंट होता है, यानी कि क्या बन रहा है, एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस तरह फॉर्मेशन करते हैं, सॉरी नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ओके, तो पहला रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही और भी 2-3 रिएक्शन है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। तो सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर, यानी कि कोई भी नॉन मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरह से फॉर्मेशन करता है। तो जनरली अगर नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो पानी के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। जनरली क्या बोला यहाँ इन्होंने कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एक्सेप्ट द हेलोजेंस, यानी कि जो हेलोजेंस होते हैं। अब हेलोजेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो होता है ना, ऐसे टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप नंबर 17 पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो ग्रुप नंबर 17 में जितने भी एलिमेंट्स आ जाते हैं ये सभी क्या होते हैं, हेलोजेंस ग्रुप्स होते हैं। और इसमें आ जाता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये सभी आ जाते हैं। तो इसका एग्जांपल एक मेंशन किया हुआ है, जैसे कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन एक नॉन मेटल्स है, लेकिन ये क्या है, अदर देन, मतलब बात करें हेलोजन से, तो हेलोजन है, इसके लिए वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो Cl प्लस H2O, यानी कि क्लोरीन और पानी जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, HOCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा। और यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। वैसे थर्ड टाइप का रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विद नॉन मेटल्स, यानी कि अगर कोई भी डाइल्यूट एसिड्स को लूं मैं, उसके साथ नॉन मेटल्स का रिएक्शन करूं तो क्या होगा। तो जनरली नॉन मेटल्स यहाँ पे अगेन डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, हेलोजेंस एक्सेप्शन है। तो अगेन यहाँ पे हेलोजन का एग्जांपल Cl ले लिया, क्लोरीन, उसके साथ मैंने HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जो कि क्या होता है, डाइल्यूट एसिड होता है, उसको ले लिया तो क्या बनेगा, HCl बनेगा और ब्रोमाइड बनेगा। तो ये हो गया वैसी रिएक्शन। एंड सेम चौथा टाइप का रिएक्शन आप देखोगे तो ये है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। तो सेम यहाँ पे जो नॉन मेटल्स होते हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन एक सर्टन कंडीशन में करते हैं। कब? जब प्रॉपर उसको टेम्परेचर मिलेगा, प्रॉपर प्रेशर मिलेगा, कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, बायो कैटलिस्ट हो गया, ये सभी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तब भी वो रिएक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक नॉन मेटल ले लिया मैंने सल्फर और उसके साथ हाइड्रोजन को प्लस कर दिया, यानी रिएक्ट कर दिया, तो क्या बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। तो इस प्रकार ऐसा रिएक्शन होगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चारों के चारों रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद सम अदर थिंग्स ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं सीधा सीधा हमारे अगले टॉपिक की तरफ। आज का आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है आयोनिक कंपाउंड्स। तो आयोनिक कंपाउंड्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे एंड उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे, फिर आज का जो लेक्चर है इसको समाप्त कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड सभी को पता है, आपने इसके पहले के जो चैप्टर्स होंगे, ठीक है, अपने 9th स्टैंडर्ड में अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 5 आई गेस था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, शायद एसिड के ऊपर कोई तो चैप्टर था और उसमें आयोनिक कंपाउंड्स भी था। तो आपको याद होगा दोस्तों, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था उसमें। तो अगर आपने 9th अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी। तो आयोनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं 2 यूनिट से, नेमली कैटायन एंड अनायन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें एनायंस और कैटायंस मिलके, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आयंस और नेगेटिव चार्ज आयंस जब मिलके
इकट्ठा होकर कंपाउंड बनाते हैं, तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। और इसमें जो कटायन और अनायन जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऑब्वियसली अपोजिटली क्या होते हैं, चार्ज होते हैं इसमें, एंड इनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसके बीच में। करेक्ट ना, ये सभी को पता है कि जब भी कोई अनायन और कटायन, जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं आपको बात करूं, जैसे सोडियम, तो सोडियम Na+ हो गया और Cl- हो गया, तो यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे कटायन हो गया, यहाँ पे अनायन हो गया, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से दोनों जब आपस में जुड़ते हैं और वो जुड़ने के लिए आपको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के बीच में लगता है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोस्तों कटायन और अनायन के बीच में, इसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। यानी कि इन शॉर्ट आयोनिक कंपाउंड बनते हैं आयन से, और वो दोनों को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड की जरूरत पड़ती है वो होता है आयोनिक बॉन्ड, और जो फोर्स की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट बेसिक चीजें आपको रिगार्डिंग आयोनिक बॉन्ड एंड आयोनिक कंपाउंड ये आपको क्लियर हो गया होगा। वही अगर बात करें, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन में होते हैं, और इनका जो सरफेस होता है ना, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के, इनके पास क्या होता है, एक डेफिनाइट शेप होता है और स्मूथ होते हैं और साथ में चमकीले होते हैं, यानी कि शाइनी होते हैं थोड़ा सा। ये सब आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं आयोनिक कंपाउंड के जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ प्रॉपर्टीज की अगर बात करें कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना, पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज आयंस के बीच में, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कोई भी आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर, और इसीलिए देयरफॉर जो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो हमेशा ज्यादातर जो है सॉलिड स्टेट में रहते हैं और वो हार्ड भी होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये है दोस्तों कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं बेसिकली ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज से फोर्स अप्लाई करोगे तो वो टूट के बिखर जाते हैं। यानी कि एक तरीके से बोलते हो जैसे कि आपके कांच होते हैं ना, कांच को अगर आप थोड़ा भी जोर से मार दो तो वो टूट के बिखर जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे। उसी प्रकार जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो भले ही हार्ड होते हैं, लेकिन उसको अगर आप मारोगे किसी चीज से तो टूट के बिखर जाएंगे, ब्रिटल होते हैं। ठीक है ना? उसके अंदर मैलिबिलिटी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती जैसे कि मेटल्स के अंदर होती है, तो ये ब्रिटल होते हैं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है इसके पास। ठीक है? एंड ये पीसीएस में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे। थर्ड अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं आयोनिक कंपाउंड की, तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है काफी ज्यादा हाई होता है इसके अंदर, आयोनिक कंपाउंड के अंदर, और इसीलिए इस चीज का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। क्लियर है? फिर अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो आयोनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल, यानी कि अगर आप पानी के अंदर घोल दोगे, इसको पानी के अंदर मिला दोगे आयोनिक कंपाउंड को, तो वो घुल मिल जाएंगे, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। एंड पांचवा जो पॉइंट है हमारा आयोनिक कंपाउंड का आखिरी प्रॉपर्टी जो कि है आयोनिक कंपाउंड जो होता है इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन सॉलिड स्टेट। जब भी वो सॉलिड स्टेट में रहेंगे, यानी कि अगर आप एग्जांपल ले लो आयोनिक कंपाउंड का नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, आप खड़ा नमक ले लो, उसको आप इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करो, उसमें से बिजली पास नहीं होगी। लेकिन जब भी आप उसको लिक्विड स्टेट में ला दो, यानी कि जब तक सॉलिड स्टेट में था तब तक उसमें से करंट पास नहीं होगा, लेकिन जैसे आप उसको पानी में मिला दो, सॉल्ट सॉल्यूशन बना दो, फिर उसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो, तो बहुत ही अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सॉल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब वो लिक्विड स्टेट में है तब हो रहा है, लेकिन सॉलिड स्टेट में जब रहते हैं तब नहीं होते। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यही था हमारा आखिरी प्रॉपर्टीज। एंड दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जितना भी टॉपिक्स एंड प्रॉपर्टीज आज हमने पढ़ाए हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जो भी आगे का पार्ट है, दैट इज मेटलर्जी का आगे का जो पार्ट है दोस्तों, वो हम लोग कवर करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज जितना भी टॉपिक्स हमने कवर कराए हैं ये सभी चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ अपनी राय और सजेशन जरूर से कमेंट करके बताना, और अगर आप पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।